आज हम साइंस के लिए टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन साइंस को देखने के मिलेंगे, जो रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेट नंबर 10 है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 1 है, कृत्रिम रेशम को और किस नाम से जाना जाता है? तो कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए है रेयॉन, ऑप्शन बी है डेक्रॉन, ऑप्शन सी है नाइलॉन और ऑप्शन डी है रेशा कांच। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेयॉन। तो रेयॉन को हम कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। अगर रेशम की बात करें तो रेशम को हम सिंथेटिक रेशम भी कहा जाता है। रेयॉन को सिंथेटिक रेशम भी कहा जाता है। इसे सेलुलोज से बनाया जाता है। इसे हम सेलुलोज से तैयार करते हैं रेयॉन को। यदि हम डेक्रॉन की बात करें, तो डेक्रॉन क्या है? तो कहेंगे यह एक पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर है जो पीईटी यानी पॉलीइथाइल पीईटी यानी पॉलीइथाइल टेरेफ्थैलेट का व्यापक रूप है, व्यापक नाम है। तो डेक्रॉन क्या है? तो कहेंगे एक पॉलिएस्टर है जो पीईटी पॉलीइथाइल टेरेफ्थैलेट का व्यापक नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है? तो जब भी अगर दिष्ट एसी करंट को बोल रहा है, एसी करंट से अगर डीसी करंट में बदलना है तो उस डिवाइस का नाम क्या है, यानी उस युक्ति का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है इन्वर्टर, ऑप्शन बी में है रेक्टिफायर और ऑप्शन सी में है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी में है ट्रांसमीटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का काम क्या है? तो रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, तो कहेंगे ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के माध्यम से दो से अधिक विद्युत परिपथ के बीच विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो किसका काम है? तो ट्रांसफार्मर का काम है। यदि हम ट्रांसमीटर की बात करें, ट्रांसमीटर का काम क्या है? तो ट्रांसमीटर एक डिवाइस होता है। लिखेंगे यह एक डिवाइस है जो सिग्नल या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करता है। जैसे में रेडियो, टीवी इत्यादि
हो सकता है। तो ये क्या हो गया, तो ये ट्रांसमीटर हो गया। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है, तो ये सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेगा, संचारित करेगा, स्थानांतरित करेगा, जैसे रेडियो और टीवी में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? ऑप्शन ए में है पेंगुइन, ऑप्शन बी में है कीवी, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रिच और ऑप्शन डी में है एमू। तब विश्व का सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी का नाम है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को ही शुतुरमुर्ग कहा जाता है, शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच को ही शुतुरमुर्ग कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। अगर हम शुतुरमुर्ग की बात करें तो ये क्या है, तो ये अफ्रीका में रहने वाला पक्षी है। अफ्रीकी पक्षी है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका जो गर्दन होता है, गर्दन बहुत लंबा होता है। यही है शुतुरमुर्ग। अगर इसकी गति की बात करें, इसका गति होता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह दौड़ सकता है पक्षी। देखिए कितना स्पीड में दौड़ रहा है, 1 घंटा में 70 किलोमीटर। अगर हम पेंगुइन की बात करें, तो पेंगुइन क्या है, तो कहेंगे पेंगुइन जलीय पक्षी है। तो पेंगुइन क्या है, तो पेंगुइन जलीय पक्षी है जो कहाँ पे, तो कहेंगे अंटार्कटिका में पाया जाता है, यानी दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिका पाया जाता है। अगर हम कीवी की बात करें, कीवी जो पक्षी होता है, तो यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यह भी उड़ने में असमर्थ पक्षी है। उड़ने में असमर्थ छोटा पक्षी है। अगर हम एमू की बात करें, एमू क्या है, तो ये विश्व का दूसरा बड़ा पक्षी है। एमू विश्व का दूसरा बड़ा पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो एमू कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। विश्व का दूसरा बड़ा पक्षी जो उड़ने में असमर्थ है, ये भी उड़ नहीं सकता है। तो एक शुतुरमुर्ग है जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ने में असमर्थ है। अगर दूसरे की बात करें तो एमू है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और एक आपका कीवी है जो सबसे छोटा पक्षी होता है, ये भी उड़ने में असमर्थ होता है, जो न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाएगा? ऑप्शन है पोटेशियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो मोनाजाइट बालू में आपको थोरियम देखने को मिलता है। थोरियम, अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसे हम TH से, इसका सांकेतिक मान TH है। अगर इसका हम एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर, तो थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 90। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम, देखिए सोडियम Na, अगर इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर
11। एटॉमिक मास होता है 23। तो याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पूछ लेता है। और सोडियम धातु को कहाँ रखेंगे, तो कहेंगे किरोसन तेल में, यानी इसी को कहा जाता है मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है, अगर इसे आप पानी में रखिएगा ना, तो पानी में ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जल जाएगा, ठीक है, ये वाला जलने लगेगा पानी में रखेंगे तो। अगर यूरेनियम की बात करें, तो यूरेनियम को ध्यान से देखिए। यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 92 होता है, एटॉमिक नंबर 92 होता है। यूरेनियम को इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी तत्व कहा जाता है। ये भी पूछ लेता है जो यूरेनियम को एक्टिव नाइट श्रेणी का तीसरा यानी तृतीय तत्व है। एक्टिव नाइट श्रेणी का तीसरा का तत्व है। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है, यूरेनियम का प्रयोग की बात करें यदि, तो यूरेनियम का प्रयोग होगा, तो यूरेनियम का प्रयोग में देखेंगे तो कहेंगे यूरेनियम 235 जो यूरेनियम के समस्थानिक है, तो इसका प्रयोग परमाणु संयंत्र में, उसके बाद जहाज में, उसके बाद पनडुब्बी में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक। तो यूरेनियम 335 का प्रयोग जहाज में करेंगे, पनडुब्बी में करेंगे, और कहाँ करेंगे, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इसका प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है थॉमस, ऑप्शन सी है चैडविक और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, चैडविक ने किए थे। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किए थे। अगर हम रदरफोर्ड की बात करें, रदरफोर्ड को, तो इन्हें परमाणु भौतिक का जनक कहा जाता है, परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है, इनको तो कहेंगे रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। इनको 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1908 में इन्हें क्या मिला था, तो कहेंगे नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था किन्हें, रदरफोर्ड को। अगर हम जे थॉमस की बात करें, तो जे थॉमस ने 1897 में क्या किए थे, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किए, जिसके लिए इन्हें 1906 में, यानी इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए 1906 में इन्हें क्या मिला, तो कहेंगे नोबेल पुरस्कार मिला। तो 1906 में किन्हें पुरस्कार मिला, तो जे थॉमस को मिला। क्यों मिला, तो इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए। अगर हम न्यूटन की बात करें, और यदि हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन साहब क्या किए, तो कहेंगे न्यूटन साहब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए। और क्या किए, तो कहेंगे न्यूटन साहब ने गति के नियम दिए।
तो गति के कौ गो नियम, तो 3 गो नियम दिए। एक को पहला नियम कहा गया, तो पहला नियम में हम जड़त्व को नियम को जानते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है नियम। फिर अगर दूसरा के बात करें तो दूसरा नियम को यानी दूसरा नियम तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको बल एवं त्वरण का नियम। यदि तृतीय की बात करें, तीसरा या तृतीय नियम, तो इसको क्या कहा गया, तो कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इतना आप लोग को याद रहना चाहिए, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी, तो खोपड़ी को ये अच्छा इसी को कपाल कहिए, तो कपाल में कितना हड्डी होता है। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 22। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। मनुष्य की खोपड़ी में 8 गो हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है कपाल में, तो 8 गो हड्डी होता है। अगर वयस्क मनुष्य की बात करें, वयस्क मनुष्य में हड्डी की संख्या कितना होता है, तो कितना कहिएगा, 206 गो हड्डी होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होता है। ठीक है, अब इसमें समझिए 206 हड्डी में से 80 गो हड्डी जो होता है, 80 हड्डियां, तो 80 हड्डी कहाँ रहेगा, तो 80 हड्डी जो रहेगा उसको अक्षीय कंकाल में रहेगा, अक्षीय कंकाल। 126 गो हड्डी उपांगीय कंकाल। तो उपांगीय कंकाल में कितना हड्डी, तो उपांगीय कंकाल में आपका 126 गो, अक्षीय कंकाल में 108 गो, कुल मिल के आपको 206 हड्डी होता है। अब पूछ लेता है कि जो चेहरा पे कौ गो हड्डी, मनुष्य के चेहरा में कितना हड्डी होता है। अगर हम चेहरा के बात करें, चेहरा यानी फेस में कौ गो हड्डी, तो कहिएगा 15 गो हड्डी। ठीक है, अगर कान में पूछ लेता है, कान में कौ गो हड्डी, ईयर में, तो कान में होता है 6 गो हड्डी, दोनों कान के मिला के 6 गो हड्डी होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, यानी सीमेंट में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है जिप्सम, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है राख और ऑप्शन डी है मटीरियल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चूना पत्थर। तो चूना पत्थर के रासायनिक नाम पूछ लेता है। ठीक है, चूना पत्थर के रासायनिक नाम या सूत्र पहले लिखिए। तो अगर चूना पत्थर के सूत्र की बात करेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे CaCO3। अगर रासायनिक नाम पूछ ले, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम में क्या कहिएगा, तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्लियर हो गया। अगर हम जिप्सम की बात करें, जिप्सम ध्यान से समझिएगा, जिप्सम, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे CaSO4 और 2H2O। तो ये क्या है, तो यहाँ जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 और 2H2O। अगर जिप्सम को गर्म करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा CaSO4 हाफ H2O पानी के आधा मोलिक्यूल बच जाएगा, तो इसको कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, तो कहेंगे CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और यहाँ पे जिप्सम है CaSO4 2H2O। जिप्सम को 120 डिग्री से ऊपर सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो पानी इसका भाप बन के, वेपर बन के उड़ जाएगा और हाफ H2O बच जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। तो इसका यूज चिकित्सक के द्वारा यानी डॉक्टर के द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने में यानी प्लास्टर करने में किया जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है।
ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण द्वारा, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी है नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी है आयनन द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सूरज में ऊर्जा जो उत्पन्न होगा वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होगा। तो कैसे होगा तो समझिए, यहाँ पे सूरज में क्या होगा, कहेंगे नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हल्के नाभिक यानी हाइड्रोजन उच्च तापमान एवं दाब पर मिलकर एक भारी नाभिक हीलियम बनाते हैं। ठीक, जो ऊर्जा का विशालतम रूप है, क्या है तो रूप है, चाहे कहेंगे ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक, ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये हो गया आपका नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है ना, लार, तो लार किसके पाचन में सहायक होगा? ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है फाइबर और ऑप्शन डी है वसा। तो लार किसके पाचन में सहायक होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्टार्च। तो स्टार्च के पाचन में सहायक होगा क्या? तो लार। तो अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च के रासायनिक फॉर्मूला कितना होता है? तो कहिएगा C6H10O5N, C6H10O5N। अब N क्या है? तो N कहिएगा यहाँ पे स्टार्च में N क्या है? N तो कहिएगा N ग्लूकोज में अणु की संख्या दर्शाता है। N जो है ग्लूकोज में अणुओं की संख्या वो दर्शाता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो कोई पूछ लेता है जो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कहिएगा राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, ऐसे तो जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं हम क्या कहलाएंगे? तो धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए उसे क्या कहेंगे? उसे उप धातु कहेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की सतह पर ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो कौन सा अर्धचालक धातु ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होगा? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है आपका चांदी। तो जर्मेनियम का प्रयोग होगा। सिलिकॉन जर्मेनियम जो होता है ये सब क्या है? तो अर्धचालक में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका जर्मेनियम। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ को क्या कहा जाता है? तो बरगद के पेड़ तो देखबे किए होंगे। अब इसमें क्या है कि जो एक डाढ़ में से ये सब तना लटकर रहता है, ठीक है, इस प्रकार के, तो इसको क्या कहेंगे? इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन में देखिए क्या है, वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल, आरोही मूल। तो इसको हम स्तंभ मूल कहेंगे। तो लटकल है ना, बरगद के पेड़ में लटका रहता है, इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, स्तंभ मूल कहा जाता है। यदि चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए है लोथर मेयर ने, ऑप्शन डी है डोबेनाइनर ने, ऑप्शन सी है मेंडलीफ ने और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड ने। तो ट्रिक के नियम कौन दिए? तो कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा डोबेनाइनर। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम मेंडलीफ की बात करें तो मेंडलीफ आवर्त सारणी दिए, आवर्त सारणी
तो ये जो आवर्त सारणी का अरेंजमेंट किए ना, तो कहिएगा परमाणु भार के अनुसार किए, ठीक है। उस समय तत्व की संख्या पूछ लेता है, जो मेंडलीफ के समय तत्व की संख्या कितना थी, तो कहेंगे 63 तत्व की संख्या थी 1871 ईस्वी में, 1871 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1871 में, ठीक। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड क्या किया, तो कहेंगे ऑस्टक के नियम दिए, ऑस्टक का नियम दिए, प्रत्येक 8वें तत्व अपने 8वें तत्व के गुण में समान होगा, ठीक है। ये ऑस्टक के नियम दिए, ठीक। तो ये हो गया। अगर 14 नंबर है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, तो बर्फ को बुरादा में पैक क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन है बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, ऑप्शन भी है बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता है, उसके बाद बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। तो जो बुरादा होता है ना, उष्मा के कुचालक होता है, तो उष्मा का जब कुचालक होगा तो वो उष्मा पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें ताप पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो पिघलेगा, जल्दी नहीं पिघलेगा। तो कह देंगे बुरादा क्या है, तो उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। इसीलिए हम उसको बर्फ को बुरादे में पैक करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा जो करेक्ट है। और यहाँ बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता है, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है आपका बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है, ठीक है। चलिए मोटिवेशन आपके लिए जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, और यदि हौसला है आपके पास तो फासला क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है, यानी आरबीसी को आ रहा है, आरबीसी कहाँ बनता है। अगर हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी का निर्माण, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तो कहिएगा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होगा, तो आरबीसी का, ठीक है। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। यदि हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी का जीवन काल पूछता है, जीवन काल कितना दिन का होता है जीवन चक्र, तो कहिएगा 120 दिन के बाद आरबीसी डेड कर जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है खून जो है ना, खून तो डोनेट करना चाहिए, साल भर 6 महीना में एक बार खून को डोनेट करना चाहिए। अब देखिए, अगर हम आरबीसी का मृत्यु कहाँ होगा, 120 दिन के बाद मृत्यु होगा, तो होगा कहाँ मृत्यु, तो कहेंगे प्लीहा में उसकी मृत्यु होता है। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रस्तान कहा गया है, ठीक है। प्लीहा को क्या, आरबीसी का कब्रस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाएगा, तो कहिएगा प्लीहा को, ठीक है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में 120 दिन इसका जीवन काल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश, तो ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो इसका सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, तो जे थॉमस ने, मिल्टन ने, रदरफोर्ड ने, कूलम्ब ने। तो थॉमस ने तो खोज किए थे 1897 ईस्वी में, जिसके लिए इन्हें 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। लेकिन मिल्टन ने इसके आवेश पे सफलतापूर्वक निर्धारण किए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, तो मिल्टन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगर 17 नंबर की बात करिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य के तापमान कितना होगा, ये तो सब कोई जानता है कि 37 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 केल्विन। तो हई सब तो कोनो होकबे नहीं करेगा का, एगो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक। अगर फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.6 या 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए अगर हम 18 नंबर देखे, क्वेश्चन कह रहा है, गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो गाय और भैंस में जब दूध आपको उतारना होगा तो किस हार्मोन की सुई लगाएंगे, तो ऑप्शन ए है सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन नामक एक सुई आती है, ठीक है। इसे हम गाय भैंस को देते हैं तो दूध उतर जाता है, तो ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम इंसुलिन की बात करें,
इंसुलिन, तो इंसुलिन कहाँ बनता है, तो कहेंगे पेनक्रियाज में बनता है, ठीक है, अग्नाशय में इंसुलिन बनता है। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन के, तो कहेंगे इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है। मधुमेह बीमारी यानी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है। तो इंसुलिन लिख लीजिए, इंसुलिन क्या है, देखिए इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, तो कहेंगे एक हार्मोन है, हार्मोन है जो शरीर में, जो मानव शरीर में, ग्लूकोज, मानव शरीर में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, तो कहेंगे नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। अभी बनता कहाँ है, तो कहेंगे अग्नाशय में, अग्नाशय या पैनक्रियाज में बनता है। अब ग्लूकोज की कमी और इंसुलिन की कमी से क्या होगा, अगर मान लीजिए इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी, तो कहेंगे मधुमेह, मधुमेह होता है, जिसके कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 19 नंबर, बायोगैस संयंत्र। तो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग आती है, तो बायोगैस से कौन सी गैस निष्कासित होती है, ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है एथेन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मीथेन। तो मीथेन के रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है, तो कहिएगा CH4 हो गया आपका रासायनिक सूत्र। अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H8 ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया ब्यूटेन के। और यदि हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन के कितना होता है, तो कहेंगे C3H6 ये हो गया आपका प्रोपेन के। और एथेन की बात करें तो एथेन के कितना होगा, तो C2H6। तो याद रहना चाहिए, इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसका इकाई है, ऑप्शन ए है आर्द्रता की, ऑप्शन बी है दाब की, ऑप्शन सी है तापमान की और ऑप्शन बी है वर्षा की। तो पास्कल किसका इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। अगर हम आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता की माप किससे करेंगे, आर्द्रता को किससे मापेंगे, तो कहिएगा हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। अगर तापमान की बात करें, तापमान का मेजर यानी माप किससे करेंगे, तो कहिएगा थर्मामीटर से तापमान को मेजर करेंगे। अगर हम वर्षा की बात करें, वर्षा को किससे मापेंगे, तो कहिएगा रेन गेज यानी वर्षा मापी, ठीक। तो वर्षा मापी से मापेंगे किसको, वर्षा को, बारिश को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए किस में पाया जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। अगर विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब विटामिन ए की खोज, अगर खोज के बात पूछे तो कौन खोजा, तो कहिएगा हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन ए की खोज 1912 में किए थे। अगर नींबू है तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो सिट्रिक या साइट्रिक, कहिए सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, बात एक है, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो कहिएगा 2.4, ठीक है। तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है, तो देखिए अगर हाइड्रोजन की बात करें हम, तो हाइड्रोजन के को समस्थानिक, तो कहिएगा 3, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। तो जो ट्राइटियम होता है ना, ऑप्शन डी हुई, जो ट्राइटियम होता है क्या होता है, तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक
होता है, ठीक है। तो वहीं को आ रहा है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहेंगे, तो ट्राइटियम कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। यानी जो मात्रक होता है ना, मात्रक का किसी का भी एसआई यूनिट पूछ रहा है, एसआई पद्धति कब लागू की गई, तो कहेंगे 1971 में एसआई को लागू किया गया, ठीक है। पद्धति को, मात्रक के पद्धति को लागू किया गया। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है, रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। जो स्त्री की नसबंदी होता है ना, उसको पूछ रहा है क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है वैसेक्टोमी, ऑप्शन बी है ट्यूबलेक्टोमी, ऑप्शन सी है न्यूरेटोमी और ऑप्शन डी है साइकेडेमी। तो स्त्री की नसबंदी को कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। अगर हम पुरुष की नसबंदी की बात करें, पुरुष के पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाएगा, तो कहिएगा वैसेक्टोमी, ठीक। तो वैसेक्टोमी पुरुष के नसबंदी को और स्त्री की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों करेंगे, ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह और विमंदक की तरह, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विमंदक के रूप में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज था, टेस्ट नंबर सेट नंबर 10 था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।